बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज प्रयागराज पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां गंगा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं महाकुंभ में चल रही तैयारियों का अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। सीएम योगी ने शाही स्नान के बारे में अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। साथ ही साधु संतों के लिए महाकुंभ में किस तरीके की तैयारियां हैं, इसकी भी समीक्षा की। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रही तैयारियों और किए गए काम के बारे में जानकारी दी। इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में, यहां पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। महाकुंभ को दिव्य बनाने के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से भी प्रबंध किए गए हैं। महाकुंभ के लिए रेलवे 3000 विशेष ट्रेन चलाएगा, जिनमें से 560 ट्रेन रिंग रेल पर चलेंगी। 9 स्टेशन और मेला क्षेत्रों में लगभग 560 टिकटिंग पॉइंट्स की सुविधा भी रेलवे विभाग मुहैया कराएगा। यात्रियों की भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। चिकित्सकीय सुविधाओं की बात करें तो सरकार की तरफ से इसको लेकर के भी कदम उठाए गए। भारतीय रेलवे महाकुंभ 2025 के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसमें यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेसएक्स सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग कर सफलता का एक नया स्क्रिप्ट लिखा गया है। इस तरीके से भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक और गौरवशाली उड़ान पर निकल पड़ा है। स्वदेशी तरीके से विकसित इस डॉकिंग तकनीक के जरिए इसरो 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने के मिशन में जुटा है। इस मिशन की कामयाबी के साथ ही भारत, रशिया, अमेरिका और चीन की बराबरी कर लेगा। सोमवार रात 10 बजते ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में उस वक्त एक और सफल अध्याय जुड़ गया, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 के जरिए स्पेसएक्स मिशन को अंजाम दिया गया। अंतरिक्ष की दुनिया में अपने बूते डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीक को अंजाम देने में सिर्फ रशिया, अमेरिका और चीन को ही महारत हासिल है। अब भारत भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है और इतिहास रचने के बेहद करीब है। फाइनल हमारी फ्लाइट रहेगी, जिसे मैंने कहा कि हम साधारण शब्दों में, हालांकि वो कोई अधिकृत वैज्ञानिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं फाइनल ड्रेस रिहर्सल। तो उसमें भी एक मानव जीवित ना जा करके एक रोबो जाएंगे और वो रोबो फीमेल रोबो होंगे जिनका नाम होगा, और वो वही सारे कार्य अंजाम देंगे जो एक जब मानव जाएगा वो करेगा। वो सारे संपन्न करके जब वो वापस सुरक्षित उसी तरह उतरेंगे पानी में और हम उनको सुरक्षित धरती पर ला करके उनका स्वागत कर सकेंगे, तो फिर हम संतुष्ट हैं कि अब हम अगला फाइनल फ्लाइट भेज सकते हैं गगनयान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी 6 जनवरी को जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे और इससे उधमपुर से बारामूला तक का एरिया कवर होगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद ये देश का 69वां रेलवे डिवीजन होगा। अब तक देश में रेलवे को कुल 17 जोन और 68 डिवीजन है। पिछले दिनों पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के कई अन्य भाजपा नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जम्मू रेल डिवीजन की मांग की थी। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली की सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। इस पोस्ट में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बच्चों को आपका समर्थन करते हुए दिखाया गया। गौरव भाटिया ने इसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और भारत के चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गंदी राजनीति के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया। तो बीजेपी ने केजरीवाल पर पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर भी हमला बोला
और कहा कि 10 सालों में केजरीवाल को पुजारियों की याद नहीं आई, लेकिन चुनाव आते ही केजरीवाल को पुजारी याद आ गए। पूछ रहे हैं दिल्ली के बच्चे, केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ओछी, घटिया, गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। तो विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कई दिनों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर फिर से हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर कई झूठे आरोप लगाए। संदीप दीक्षित आगे कहते हैं कि केजरीवाल ने मेरे परिवार पर निजी हमले बोले, शीला जी और मुझ पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की लिस्ट काफी लंबी है। इन्होंने शीला जी को और उनकी सरकार को ऊपर से नीचे तक बदनाम किया था और बदनाम हुई थी ये सरकार। और न केवल दिल्ली की सरकार, इन्होंने तमाम उन राजनेताओं पे सवाल उठाए थे जो आज इंडिया गठबंधन में इनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे लालू जी हों, चाहे आदरणीय सोनिया जी हों, चाहे आदरणीय शरद पवार जी हों। मैं आज नहीं, मैं 10 साल से इस पार्टी से कह रहा हूं, हिम्मत हो तो एक सबूत दीजिए ना। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, मुझे भी न्याय चाहिए। मैंने एलजी साहब को आज से 1-1.5 साल पहले पत्र लिखा और तमाम जो चीजें पब्लिक में चलती थी सबका उल्लेख करके कहा कि आप इन पे इंक्वायरी बिठाइए, क्योंकि मुझे किसी चीज का भय नहीं। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इंक्वायरी बिठाइए और वो 8-10 चीजें जो कही जाती थी मेरे बारे में, सब मैंने स्पष्ट की कि एक भी अगर आपको सच मिले तो आप उसको नेशनलाइज कर दीजिएगा और मुझे जेल भेज दीजिएगा। एलजी साहब का भी उसके बाद कोई पत्र मेरे पास नहीं आया। बिहार में बीपीएससी छात्रों की मांगों पर सियासत इस समय तेज हो चुकी है। एक तरफ जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया है, तो वहीं अधिकारी भी छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं पटना में जब बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव से बात होना सरकार की पहल है। सरकार किसी के अल्टीमेटम को नहीं समझती है, सरकार सिर्फ जनता के हित में काम करती है। सरकार में मुख्य सचिव से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है। और आपको क्या लगता है कि मुख्य सचिव के स्तर पर बात होना, खुले तौर पर जिनको जो कुछ कहना है आइए, ये सरकार का पारदर्शी तरीका नहीं है तो और क्या है? सीधी बात है। और अगर हम तो आपको भी निमंत्रण देते हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप कन्विंस होइए कि पेपर लीक हुआ है। आपको अगर कोई छात्र उपलब्ध करा देते हैं, कोई नेता उपलब्ध करा देते हैं, तो आप लेके आइएगा। हम लोग उसका न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। बिहार में बीपीएससी छात्रों की मांगों, उनसे बातचीत को लेकर सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे में जब बिहार के डिप्टी सीएम से बीपीएससी और छात्रों से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो स्वतंत्र है। किसी भी निर्णय के लिए आयोग छात्रों के हित में ही फैसला लेगी। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। स्वतंत्र है, पूरी तरह सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है, वो निर्णय ले। छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। बेसिकली दूसरी सरकारें सरकार ही चलाती थी, हमारा ऑटोनोमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहाँ छात्रों का हित क्या है। अमेरिका में एआई रिसर्चर सुचीर बालाजी की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। सुचीर बालाजी के परिवार ने एफबीआई जांच की मांग की है। अमेरिकी बिजनेसमैन एलॉन मस्क ने इस मामले में सुचीर बालाजी के परिवार का सपोर्ट किया। आपको यह भी बता दें कि एलॉन मस्क ने इस मामले में कहा कि आत्महत्या जैसा मामला नहीं लग रहा है। इससे पहले रुचिर की मां ने एलॉन मस्क से मदद मांगी थी। चैटजीपीटी कंपनी ओपनआई में सुचीर बालाजी रिसर्चर के तौर पर काम करते थे। बालाजी ने अपनी ही कंपनी पर कॉपीराइट लॉ के वायलेशन का आरोप लगाया था और बाद में सैन फ्रांसिस्को में रुचिर का शव उनके अपार्टमेंट में मिला था। पुलिस ने रुचिर की मौत को आत्महत्या बताया था। रुचिर का परिवार मामले की एफबीआई जांच की मांग कर रहा है। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद लगातार उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है। कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को कई जगहों पर निशाना बना रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने ढाका में भारतीय उच्चायोग का दौरा किया। इस दौरान यूनुस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और शोक पुस्तिका में एक शोक संदेश भी उन्होंने लिखा।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है। पुलिस ने किन क्षेत्रों में क्या कार्रवाइयां की है, उनसे जुड़ी भी एक डिटेल साझा की गई। इसमें 7 साल में किए गए ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए गए कोशिशों के बारे में इंफॉर्मेशन है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2017 से दिसंबर 2024 तक के कई आंकड़े पेश किए, जिनमें 217 अपराधी ढेर किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 7,799 बदमाशों को पकड़ा है। वहीं इस दौरान 17 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए और 1,664 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों की 140 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। साथ ही 7,546 अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलवाई गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर, आज गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ। शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 109.12 अंक गिरकर 78,139 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 20 अंक गिरकर 23,644.8 अंक पर बंद हुई है। साल का आज आखिरी दिन था शेयर मार्केट के लिहाज से भी, और काफी उम्मीदें थी कल फिर से जब मार्केट खुलेगी अगले वर्किंग डे पर, उस दिन भी इसी तरह से एक्सपेक्टेशन हो। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज गिरावट, जिसका असर निफ्टी पर भी और साथ ही सेंसेक्स पर भी देखने को मिला, और गिरावट के साथ शेयर बाजार साल के आखिरी दिन बंद हुआ।